हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो है जिसे आप 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। मैं विनीता पंत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाएं के खंड 3 का विषय स्मृति। इसमें आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्मृति क्या है, स्मृति का स्वरूप क्या है, स्मृति की अवस्थाएं क्या है, इसकी प्रक्रिया एवं इसके प्रकारों को। तो हम शुरुआत करते हैं स्मृति के अर्थ से। जरा सोचिए, यदि स्मृति ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता? क्या आप मुझे समझ पाते या मैं आपको समझ पाती? नहीं। हमारे जीवन में पढ़ना, लिखना, सीखना, रिश्ते, यादें आदि जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, सभी स्मृति से जुड़ी होती हैं। इसलिए स्मृति का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। स्मृति के अर्थ की यदि हम बात करें तो स्मृति या मेमोरी का अर्थ है पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की क्षमता। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें लीहमैन एवं बटरफील्ड ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि किसी विशेष समयावधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करने की क्षमता ही स्मृति है। यानी कि अगर हम साधारण अर्थों में बात करें तो हम कहेंगे कि जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उनको कुछ समय तक जब हम अपने मस्तिष्क में संचय करने की कोशिश करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है यही स्मृति होती है। अब हम देखते हैं कि स्मृति के दो पक्ष होते हैं। एक होता है इसका सकारात्मक पक्ष और एक होता है नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में हम देखते हैं कि व्यक्ति के स्मरण की जो घटनाएं होती हैं वो आती हैं तथा नकारात्मक पक्ष में विस्मरण से जुड़ी हुई घटनाएं आती हैं। सकारात्मक पक्ष में हम देखते हैं कि व्यक्ति के स्मरण की जो घटना होती है वो आती है तथा नकारात्मक पक्ष में विस्मरण से जुड़ी हुई घटना आती है। स्मरण तथा विस्मरण का दोनों का ही हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। यदि हमारे जीवन में विस्मरण की घटना नहीं होती तो हम अपने जीवन की जो बुरी यादें हैं उनको नहीं भूल पाते और हमें काफी तकलीफदेह जीवन जीना पड़ता। इसलिए स्मृति के दोनों पक्ष, स्मरण हो चाहे विस्मरण हो, दोनों ही हमारे जीवन में आवश्यक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्मृति के स्वरूप की। स्मृति में व्यक्ति की जो सीखी हुई सामग्री है उसको व्यक्ति धारण करने का प्रयास करता है और इस हेतु एक विशिष्ट प्रक्रिया का मस्तिष्क जो है प्रयोग करता है। प्राचीन दर्शन शास्त्री अरस्तु ने हमें बतलाया था कि हमारे मस्तिष्क में मोम की टिकिया के समान कुछ पदार्थ होता है जिसमें व्यक्ति जो भी चीजें सुनता है या देखता है उसकी स्मृति चिन्ह बन जाते हैं और जब तक वो स्मृति चिन्ह सही अवस्था में संचित रहते हैं तब तक व्यक्ति को उस घटना की स्मृति रहती है एवं जैसे ही वह स्मृति चिन्ह नष्ट हो जाते हैं या फीके पड़ जाते हैं तो व्यक्ति को विस्मरण हो जाता है। इसी को आधार मानते हुए नवीन मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के अध्ययन को विस्तार दिया और बताया कि स्मरण की प्रक्रिया में व्यक्ति के अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन में कुछ स्मृति चिन्ह या मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं जिनको सुरक्षित रखने से व्यक्ति को स्मरण होता है तथा जिनकी नष्ट हो जाने से व्यक्ति को विस्मरण हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का जो स्मरण और एवं विस्मरण की जो घटना है वो कहीं ना कहीं स्मृति चिन्हों से जुड़ी हुई होती है। अब जो ये स्मृति की प्रक्रिया है या स्मरण की प्रक्रिया है, इसमें कुछ अवस्थाएं जुड़ी होती है। यानी कि ये एक प्रक्रिया है तो इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो मुख्यतः इसकी 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं, जिसमें कि प्रथम है एन्कोडिंग या कोड संकेतन, दूसरी है स्टोरेज या संचयन तथा तीसरी है रिट्राइवल या पुनः प्राप्ति। एन्कोडिंग या कोड संकेतन की यदि हम बात करें तो कोड संकेतन की प्रक्रिया में व्यक्ति प्राप्त की गई सूचनाओं को कुछ आकार देने का प्रयास करता है। यानी कि जब भी आपको कोई सूचना मिलती है और आप उसको किसी आकार में या किसी भी रूप में अपनी स्मृति में लाने का प्रयास करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कोड संकेतन कहते हैं। स्टोरेज या संचयन की अवस्था में व्यक्ति उस प्राप्त सूचना को एवं उससे जुड़े स्मृति चिन्हों को धारण करने का प्रयास करता है
तथा रिट्राइवल या पुनः प्राप्ति की अवस्था में व्यक्ति उन बनाए गए स्मृति चिन्हों को एवं जो धारण किए गए स्मृति चिन्ह होते हैं उनको दोबारा से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। माना कि आपको अपना फोन नंबर याद करना है, तो आप अपने फोन नंबर को याद करने के लिए जिस भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने उसको 2-2 के ग्रुप समूह में याद किया या 3-3 डिजिट के समूह में याद किया, तो आपका एक अपना तरीका होगा। उसी प्रक्रिया को हम कूट संकेतन कहेंगे। और आपने उस कूट संकेतन को जब किया तो आपके दिमाग में कुछ स्मृति चिन्ह बन गए। उन स्मृति चिन्ह को जब आप कुछ समय तक धारण करके रखते हैं तो उसको हम कहेंगे संचय। तथा इस संचयन के बाद यदि आपसे कुछ समय बाद कोई पूछता है कि आपका फोन नंबर क्या है, तो आप उस फोन नंबर को उन स्मृति चिन्हों की सहायता से पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी को हम कहते हैं पुनः प्राप्ति। इस प्रकार से स्मृति इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं स्मृति के प्रकारों की। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति को 3 प्रकारों में मुख्यतः बांटने का प्रयास किया है, जिसमें प्रथम है संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मेमोरी, दूसरी है लघुकालीन स्मृति यानी एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी, तथा तीसरी है दीर्घकालीन स्मृति जिसे एलटीएम या लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति की। संवेदी स्मृति जो होती है वो कमजोर प्रवृत्ति की होती है और इसके संचयन की जो क्षमता होती है वो 1 सेकेंड या इससे भी कम होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संवेदी स्मृति में आने वाली सूचनाओं को व्यक्ति 1 सेकेंड या उससे भी कम के लिए धारण करके रख पाता है। इसमें वह सभी सूचनाएं आएंगी जो आपके आसपास आपके सेंसेस को मिलती हैं या आप उनका संवेदन करते हैं, परंतु आप उसे लंबे समय तक धारण नहीं कर पाते क्योंकि इनकी प्रवृत्ति कमजोर होती है या फिर आप उसको दोहरा नहीं पाते हैं। संवेदी स्मृति 2 प्रकार की होती है, प्रतिध्वनि स्मृति तथा प्रतिमा संबंधी स्मृति। प्रतिध्वनि स्मृति को इकोइक मेमोरी भी कहा जाता है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें ध्वनि संबंधी स्मृति आती है। यानी जब आप किसी भी वस्तु को या किसी भी घटना को या किसी व्यक्ति की आवाज को जब आप उसकी आवाज से याद करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम प्रतिध्वनि स्मृति के अंदर रखते हैं, तथा किसी व्यक्ति को या किसी भी घटना को जब आप उसके चित्रों के माध्यम से, उसकी प्रतिमा के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम प्रतिमा संबंधी स्मृति या आइकॉनिक स्मृति के अंदर रखते हैं। तो इस प्रकार संवेदी स्मृति के अंदर इकोइक तथा आइकॉनिक यानी प्रतिध्वनि तथा प्रतिमा संबंधी मेमोरी आती है। अब हम बात करते हैं एसटीएम या लघुकालीन स्मृति की। लघुकालीन स्मृति जो है उसकी संचयन की क्षमता 20 से 30 सेकंड तक होती है, यानी 20 सेकंड से अधिक तथा 30 सेकंड से कम समय के लिए जब आप किसी घटना को याद रखते हैं तो उसको हम लघुकालीन स्मृति के अंदर रखते हैं। इसे अन्य नामों जैसे इमीडिएट मेमोरी तथा एक्टिव मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी सूचनाएं व्यक्ति दोहराता है वह उसकी सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति से पार आकर लघुकालीन स्मृति तक पहुंच जाती है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है स्मृति का वो है एलटीएम या लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति को इनएक्टिव मेमोरी भी कहा जाता है। दीर्घकालीन स्मृति की जो संचयन की क्षमता होती है, इसको व्यक्ति इसमें सूचनाओं को 1 घंटे, 1 वर्ष, 10 वर्ष या फिर जीवन भर तक भी याद करके रख सकता है। यानी यदि आप किसी सूचना को 1 घंटे तक याद कर रहे हैं तो वह भी दीर्घकालीन स्मृति के अंदर आएगी, तथा किसी सूचना को आप जीवन भर याद रख रहे हैं तो वह भी दीर्घकालीन स्मृति में आएगी। जैसे आपका नाम है, आपके घर वालों का नाम है या फिर जीवन से बहुत सारी ऐसी जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं जो आप जीवन भर याद रखते हैं, वह सभी दीर्घकालीन स्मृति के अंदर आती हैं। दीर्घकालीन स्मृति को घोषणात्मक तथा अघोषणात्मक स्मृति में बांटा गया है। इसके अलावा घोषणात्मक स्मृति के अंदर फिर से प्रासंगिक स्मृति तथा अर्थगत स्मृति को रखा जाता है। प्रासंगिक स्मृति को एपिसोडिक मेमोरी भी कहा जाता है तथा अर्थगत स्मृति को सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है।
प्रासंगिक मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंदर वह सभी स्मृति या उन सभी घटनाओं का स्मरण आता है जो जीवन में किसी घटना से संबंधित होती है। यानी जब हम हमारी स्मृति में जब कोई घटना एज इट इज आ जाती है, जैसे कि वो घटना घटी थी, वो पूरा उस घटना चित्र को जब हम अपनी स्मृति में रखते हैं तो वो हमारी प्रासंगिक स्मृति के अंदर आता है। तथा अर्थगत स्मृति या सीमेंटिक स्मृति में उन सभी चीजों का स्मरण आता है, जैसे जो तथ्यों से जुड़ी होती है या डेट से जुड़ी होती है, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किसी मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, या जो भी चीजें आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित याद कर रहे हैं, वो सभी आपकी अर्थगत स्मृति के भीतर आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मृति के मुख्यतः जो 3 प्रकार हैं, वो संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति तथा दीर्घकालीन स्मृति है। अब हम आते हैं स्मृति से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं पर, क्योंकि हमने देखा कि स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। जटिल मानसिक प्रक्रिया होने से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें कोट संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति, ये सब अवस्थाएं भी सम्मिलित हैं। इसी तरह से जो स्मृति है उसमें 4 मानसिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं, जो कि है सीखना या लर्निंग, धारण करना या रिटेंशन, प्रत्यावहन या रिकॉल करना तथा पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन करना। सीखना, पहले हम सीखने की बात करें तो हम देखेंगे कि सीखना स्मृति से किस तरह से जुड़ा हुआ है। जब हम सीखते हैं किसी चीज को तो हमारे स्मृति में परिवर्तन होता है, या हमारी जो व्यवहार है उसमें स्थायी परिवर्तन होता है। और वो स्थायी परिवर्तन होने का मतलब है कि हम उस घटना को या उस चीज को जो भी हम सीख रहे हैं उसको हम याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं सीखना और स्मृति आपस में संबंधित हैं। यदि हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी स्मृति होना भी जरूरी है, तथा किसी चीज की स्मृति के लिए हमें उसे सीखना भी जरूरी होता है। हमें स्मरण कब होता है या स्मृति हम कब इम्प्रूव कर पाते हैं? जब हम उस चीज को बार बार प्रयास करते हैं। उस चीज का जब हम बार बार प्रयास करेंगे तो वो हमारे स्मरण में आ जाएगी, यानी कि उसके दोहराव से हम उसे सीख भी जाएंगे और हम उसे याद भी कर जाएंगे। इसके अलावा दूसरा है धारण। धारण करने का अर्थ होता है किसी सूचना को कुछ समय तक संचित करके रखना। तो स्मृति में या स्मृति की प्रक्रिया में धारण की जो प्रक्रिया है वो भी सम्मिलित होती है। जैसे कि हमने देखा कि लघुकालीन स्मृति में 20 से 30 सेकंड के लिए सूचनाएं संचित होती हैं या व्यक्ति उनको धारण करके रखता है, तथा दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को 30 सेकंड या उससे अधिक समय तक अनिश्चित काल के लिए धारण करके रखता है। तो सूचना को संचित करने की जो क्षमता है वही धारण करने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें आता है प्रत्यावहन या रिकॉल। प्रत्यावहन का अर्थ होता है कि जो चीजें हमने पहले याद की है उन चीजों की अनुपस्थिति में दोबारा से पुनः प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रत्यावहन के भीतर आती है। और पहचान या आइडेंटिफिकेशन की जब हम बात करें तो उसमें किसी उद्दीपक से जुड़े हुए अन्य उद्दीपक जब आपको एक साथ प्रस्तुत कर दिए जाए तो उनमें से आप उसी चीज की जब पहचान कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि आपके जीवन में जैसे आप हैं और आपसे जुड़े हुए आपके जो रिश्तेदार हैं, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, उनको बहुत सारी भीड़ में अगर रख दिया जाए तो क्योंकि आपकी स्मृति उनसे जुड़ी हुई है, आपके दिमाग में उनसे जुड़े हुए स्मृति चिन्ह बने हुए हैं, तो आप उन सब भीड़ में से उन दोनों व्यक्तियों को पहचान जाएंगे क्योंकि आपके अंदर उनकी स्मृति है। इसलिए हम रखेंगे आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तथा अगर हम आपको बहुत सारी आवाजें सुनाएं या जिसमें से आपके जो माता पिता उनकी आवाजें भी उसमें सम्मिलित हैं तो आप उनकी आवाजों को उसमें से पहचान लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्मरण की प्रक्रिया में जुड़ी हुई मानी जाती है। इस प्रकार आज हमने सीखा कि स्मृति क्या है, स्मृति का स्वरूप कैसा है, स्मृति की अवस्थाएं क्या हैं तथा स्मृति के प्रकार क्या क्या हैं। इस खंड की जो बची हुई इकाई है उसको हम दूसरी कक्षा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।